ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में ये कहा जाता है कि ब्लॉकचेन आज वहां है जहां आज से 30 साल पहले कभी इंटरनेट हुआ करता था। और पिछले 30 सालों में जैसे इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदली, कुछ उसी तरीके से ब्लॉकचेन अगले 30 से 50 सालों में आपकी और मेरी जिंदगी बदलने का दम रखता है। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन और किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी की तकनीक है। ब्लॉकचेन के बारे में मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही पढ़ता आ रहा हूँ और मैंने ये महसूस किया अपने आसपास के रहने वाले लोगों में कि ब्लॉकचेन को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार भी ब्लॉकचेन को तो अच्छा मानती है पर बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा बुरा मानती है। इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की कि कैसे ब्लॉकचेन काम करता है, ब्लॉकचेन है क्या और किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो कुछ सवाल आज हमारे सामने बहुत बड़े हैं उनका जवाब ब्लॉकचेन बहुत आसानी से दे सकता है। ब्लॉकचेन जैसा नाम से ही समझ आता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स की एक लंबी चेन है। 1991 साल 1991 में पहली बार ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सामने आया, लेकिन उस समय ना इंटरनेट इतना बड़ा था और ना ही ब्लॉकचेन को यूज करने का कोई बड़ा इंसेंटिव, तो उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। फिर आया साल 2009। सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने या शायद एक कंपनी ने इस पूरे प्रोसेस के अराउंड एक इंसेंटिव डिजाइन किया जिसे कहा गया बिटकॉइन। और कुछ 10 ही साल में आज पूरी दुनिया बिटकॉइन के बारे में जानती है। पर ये ब्लॉकचेन असल में है क्या? ब्लॉकचेन को आप एक बही खाते की तरह देखिए। जब एक्सेल शीट्स इतनी फेमस नहीं थी या लोगों को उसके यूज के बारे में पता नहीं था, तब सभी लोग अक्सर अपने यहाँ एक बही खाता मेंटेन करते थे जिसमें किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है या किससे कितना आना बाकी है, वो सभी हिसाब हुआ करता था। अब इसी बही खाते को आप उस रजिस्टर से उठाकर इंटरनेट पर एक क्लाउड में डाल दीजिए। बस यही ब्लॉकचेन है, जिसका कोई मालिक नहीं, ना ही इसकी ओनरशिप किसी के पास है। कोई इसे रेगुलेट नहीं करता क्योंकि इस प्रोसेस में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने घर बैठकर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन को उसके बेसिक यूनिट एक ब्लॉक से समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इस ब्लॉक में अवेलेबल क्या क्या है। डेटा, हैश और पिछले ब्लॉक का हैश। एक बार जो डेटा इसमें एक बार रजिस्टर हो गया, उस डेटा को बदलना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि इसको बहुत ही सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म भी माना जाता है। अब इस ब्लॉक के स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं। सबसे पहली चीज, डेटा। एक ब्लॉक में किसी भी उस प्रोसेस को लेकर सारी जानकारी अवेलेबल होती है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के ब्लॉक्स में एक ट्रांजैक्शन को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एक बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किसने किया, किसको किया, कितने रुपए में किया, कितने पैसे में किया, कब किया, किस समय पर किया, किस तारीख को किया, आदि इत्यादि सभी कुछ। अगली चीज, किसी भी ब्लॉक का हैश। हैश एक तरीके से उसकी यूनिक आईडी या फिर एक फिंगरप्रिंट आप समझ सकते हैं। किसी भी ब्लॉक का सिर्फ हैश देने से आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका प्रेजेंट, पास्ट, बही खाता, हर तरीके से उसका ब्यौरा आपके सामने होगा। मजे की बात यह है कि फिंगरप्रिंट की तरह ही हैश भी उस ब्लॉक की एक यूनिक आईडी होती है। अगर उस ब्लॉक में कोई छेड़छाड़ हुई तो उसका हैश भी बदल जाएगा। मुद्दे की बात यह है, या आसान भाषा में समझें तो हैश यानी कि वो यूनिक फिंगरप्रिंट हर ब्लॉक को सिक्योर जोन में रखता है, जिसे बदला तो उसके बारे में जानकारी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में सभी लोगों के पास पहुंच जाएगी। और तीसरी चीज जो एक ब्लॉक में होती है वो पिछले ब्लॉक का हैश। और क्योंकि ये सभी ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये प्रीवियस हैश का जो कनेक्शन है वो पूरे ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाता है। अब आप इसे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझिए। ये 3 ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स में जो सबसे पहले वाला ब्लॉक है उसे छोड़कर बाकी दोनों के पास पिछले वाले ब्लॉक का हैश है। पहले वाले के पास, सिंस इट इज द फर्स्ट ब्लॉक इन द चेन, इसे हम जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं। अब कहिए कि इसमें दूसरे ब्लॉक के साथ हमने छेड़छाड़ की या कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई जिसकी वजह से हैश बदला, तो थर्ड और उसके बाद के सभी ब्लॉक का हैश पूरी तरीके से बदल जाएगा। और क्योंकि ये छेड़छाड़ हुई तो पूरी ब्लॉकचेन इनवैलिड। पर
सिर्फ इस प्रक्रिया से सेफ्टी नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो सिर्फ कुछ सेकेंड्स में लाखों ब्लॉक्स का हैश फिर से रीवैल्यूएट करके उसे बदल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मिला एक नए कॉन्सेप्ट में, जिसे कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे नए ब्लॉक को क्रिएट करने का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन के केस में ये प्रोसेस लगभग 10 मिनट का है। इस प्रक्रिया के जरिए टेम्परिंग काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक ब्लॉक को बदलने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो पूरी चेन में, जिसमें हजारों या शायद लाखों ब्लॉक्स हैं, उन्हें बदलने के लिए कई घंटे या शायद कई दिनों का समय लग सकता है। जैसा आपने शुरू में बही के बारे में समझा कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, दूसरा हर किसी के पास इसका एक्सेस है जो भी उस ब्लॉकचेन में उसका ओनर है या उसका यूजर है। ऐसे में यदि सिर्फ एक ब्लॉक में टेम्पर करने की कोशिश की गई या फिर एक कोई नया वैलिड ब्लॉक भी क्रिएट होगा, तो उसके लिए उस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए एंट्री सभी लोगों के पास जाएगी, जिन्हें टेक्निकल भाषा में नोड्स कहा जाता है। उन सभी के अप्रूवल के बाद ही एक नया ब्लॉक उस ब्लॉकचेन में ऐड होगा और उसी के बाद ब्लॉकचेन आगे एक्सटेंड होगी। जिसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस में आप किसी को धोखा अगर देना चाहें तो वो काफी मुश्किल होगा। पूरे प्रोसेस में सभी नोड्स को मैनिपुलेट करना और भी ज्यादा मुश्किल है, विच इंश्योर्स कि ब्लॉकचेन का पूरा प्रोसेस काफी डिसेंट्रलाइज्ड है। ब्लॉकचेन को मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही समझता आ रहा हूँ। इसके लिए किताब ने जो मुझे बहुत मदद की वो थी ये किताब। अगर आप ब्लॉकचेन के बारे में और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से ब्लॉकचेन की ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के कई मुश्किल सवालों का जवाब दे सकती है, जिसमें एग्रीकल्चर और पावर सबसे मेन है। दोस्तों, ये थी ब्लॉकचेन की पूरी कहानी आसान भाषा में। अगर आपको ये समझ आई तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ब्लॉकचेन को उन्हें समझाएं। आज नहीं तो कल उन्हें ये समझना जरूर पड़ेगा। एंड यस, if you like this video, please do subscribe to my channel, and if you want to support me in bringing more such stories to you, check out the ways to do that. Check out the ways to support me in the description below. Thank you.